आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPSC द्वारा वर्ष 2019 में जो सीएमओ का एग्जाम लिया गया था। सीएमओ मतलब जो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा वर्ष 2019 में CGPSC द्वारा आयोजित किया गया था, मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में। तो ये आपके CGPSC प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम में काम आ सकता है। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग देखते हैं सीएमओ एग्जाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा 2019 के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, यहां मैंने केवल जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछा गया था उसी को ही मैंने यहां शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एक तरफ दिया हुआ है, ये विधानसभा, दूसरी तरफ लोकसभा दिया हुआ है। तो आपको जो है ना, जैसे मान लो कांकेर लोकसभा है, तो कांकेर लोकसभा के अंतर्गत कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है, तो ये आपको मिलान करना है। तो देख लेते हैं भाई। तो देखिएगा, कांकेर जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है गुंडरदेही, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र, तो ये आपका 4 हो जाएगा। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है नारायणपुर, तो ये 1 हो जाएगा सी का। दुर्ग के अंतर्गत आएगा नवागढ़, तो डी का हो जाएगा 3। तो क्या आंसर होगा आपका? 2 4 1 3, 2 4 1 3। आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कांकेर के लोकसभा सदस्य कौन है, मतलब कि सांसद कौन है, सरगुजा के कौन है, बस्तर के कौन है, दुर्ग के कौन है, और अगर आप बता सकते हैं तो विधानसभा सदस्य भी बताइएगा। बाकी आपको विधानसभा सदस्य याद हो या न हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो खास विधानसभा क्षेत्र है वहां के जो विधानसभा सदस्य हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा सदस्य हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र आपको याद होने जरूरी हैं। बाकी जो लोकसभा क्षेत्र हैं, टोटल 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो आपको सभी 11 लोकसभा क्षेत्र और उनके जो सदस्य हैं उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, और वो किस वर्ग से हैं, किस पार्टी से, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा इन लोकसभा क्षेत्रों के सदस्यों के नाम। तो 2 4 क्या था, 2 4 1 3, हाँ 2 4 1 3 ये था ना। तो 2 4 1 3 ये द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूचना का अधिकार के विषय में सही क्या है। तो ये अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तो नहीं आता है, लेकिन इसको हम ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। सूचना का अधिकार किस विषय में आता है, मतलब कौन क्या है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। तो ये एक कानूनी अधिकार है, ध्यान रखेंगे, कानूनी अधिकार है सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है। मतलब कि सूखा, जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, तो उस समय जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, जो योजनाएं तैयार की जाती है, तो वो किस स्तर पर तैयार की जाती है। तो वो जो है खंड स्तर पर, या फिर उसको बोलेंगे ब्लॉक स्तर पर, मतलब कि विकास खंड स्तर पर तैयार की जाती है। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकास खंड हैं। देखो, मैं जो भी क्वेश्चन करूं आप उसका आंसर तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप अलग से उसको नोट करिए और अलग से खोजिए, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। इससे पहले जो मैंने पूछा कि हमारे जो लोकसभा सदस्य उनके नाम बताइए, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, पूछ सकता है। तो कितने विकास खंड है ये बताइएगा। जिले कितने हैं सबको मालूम है, संभाग कितने हैं सबको मालूम है, भारत में राज्य कितने हैं ये भी मालूम ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय सचिवों को पद की शपथ कौन दिलाता है। जो संसदीय सचिव होते हैं उनको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ये भाई मुख्यमंत्री दिलाते हैं संसदीय सचिवों को पद की शपथ। अगला क्वेश्चन है, किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है। तो देखो, जो राज्यपाल है
वो मुख्यमंत्री का परामर्श मानने के लिए एक तरह से बाध्य होगा, या फिर राज्यपाल को मुख्यमंत्री का परामर्श मानना ही होगा? किस विषय में? हर बात में वो नहीं मानेगा, कुछ विषय में। तो भाई वो है मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण। जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, मतलब मान लो कि कोई गया नेता किसी दल का कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद वो जो है किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद देना चाहता है, ये उस मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है, और राज्यपाल उसको मानेगा ही मानेगा। तो मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, ये जो है राज्यपाल को मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है। बाकी जो एक विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित करना, ये जो है ना, जो अनुच्छेद 200 उसके तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है, और ये जो है राज्यपाल अपने हिसाब से कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भेजना चाहिए तो वो भेज सकता है। उसके बाद यह है राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के विषय में केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, ये भी वो खुद के हिसाब से करेगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर आपत्ति खगाना, ये खगाना नहीं करना होना था, माफी चाहूंगा, आपत्ति करना। तो ये भी जो है इसका मतलब मुख्यमंत्री इसमें नहीं आएगा, ये 2 बार आ गया, माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रत्नदेव द्वितीय, तो देखिएगा उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, बिल्कुल सही है ये। उसके राज्य पर अनंत वर्मा चूड़गंग ने आक्रमण किया, ये भी सही है। उसने गौड़ पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, गौड़ जो है ना बंगाल का पुराना नाम था, तो ये भी सही है। तो मतलब ये गलत होगा, उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, यही गलत है, मतलब यही सत्य नहीं है। तो द आपका उत्तर होगा। अच्छा, ये जो है ना पृथ्वीदेव द्वितीय, मेरे ख्याल से यही जो है ना, जो त्रिपुरी के जो कलचुरी थे उनसे पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर दिया इसने। इसके पहले जो रत्नदेव प्रथम हुए, जाजल्यदेव प्रथम हुए, वो लोग थोड़ा बहुत जो है त्रिपुरियों की अधीनता को मान रहे थे। हालांकि जो जाजल्यदेव प्रथम था वह प्रथम कलचुरी शासक था जिसने त्रिपुरियों की सत्ता को चुनौती दी थी, और इसने पूरी तरह से त्रिपुरियों की जो अधीनता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन है, ये प्रशासन नहीं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो भाई इसका जो उत्तर मुझे मिला, ये सीजीपीएससी ने जो आंसर लिया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, महामात्य कुमार, महामात्य कुमार। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कलिंगराज छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ अधिकारी दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनके कार्य या फिर विषय, तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था, ये ठीक है। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना है, ये भी ठीक है। बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, जो बरार पांडे है ना, इसका काम लगान निर्धारण करने का होता था, मतलब कि किस क्षेत्र में कितना लगान निर्धारित किया जाना है, ये बरार पांडे के ऊपर होता था। मतलब वो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना उसका दायित्व नहीं था, उसका काम होता था लगान निर्धारण करना। तो ये गलत है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा स। पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब रखना, ये भी ठीक है, तो स इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार और उनके समय में घटित घटनाएं, तो देख लेते हैं भाई। महिपत राव ये पहला सूबेदार था, इसके समय में फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा, मतलब फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आया था। विट्ठल राव दिनकर जिसने परगना पद्धति की शुरुआत की थी, इसके समय में ब्लंट ये छत्तीसगढ़ आया था। केशव गोविंद इसके समय में कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आया था। उस वक्त बीकाजी गोपाल सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का युद्ध। तो क्या आंसर होगा आपका? 2, 4, 1, 3।
2413 ये जो है आपका उत्तर होगा 2413। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, परगना और जो सूबेदार है ना, जो सूबेदार है सूबा शासन, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सीजीपीएससी जो हम लोगों ने देखा था ना, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को, तो सूबेदार वाला क्वेश्चन लगभग 3-4 बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मूर्ध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो देखिएगा, जो राजा मूर्ध्वज थे, इनका जो संबंध था, इनके बारे में ना दुनिया भर की कहानियां प्रचलित है। तो आरंग इनकी राजधानी बताई जाती है, आरंग। वहीं कुछ जो इतिहासकार हैं, कुछ लोग जो है ना रतनपुर को भी मानते हैं, ध्यान रखेंगे, रतनपुर को भी मानते हैं और अधिकतर जो है आरंग को बताते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त, इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो देखो, किरारी स्तंभ लेख, ये मेरे ख्याल से जांजगीर चांपा में है ना किरारी स्तंभ लेख, लेकिन ये बिलासपुर बोला है। वैसे जांजगीर चांपा पहले बिलासपुर का हिस्सा था, लेकिन अब तो भाई अलग हो चुका है ना 1998 से, लगभग 22-23 साल हो गया। तो जो किरारी स्तंभ लेख है, यहां से हमको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन शासकों का शासन था कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी भाई, तो सोमवंश के शासकों द्वारा इसको धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। कौन कौन थे, सोमेश्वर देव ये था, उसके बाद कन्हर देव ये भी था, नरसिंह देव इस नाम का शासक नहीं था जहां तक, नहीं था, जयदेव ये ठीक है, जयदेव था एक ना, जयदेव एक इसी टाइप का एक और नाम का शासक था, जयसिंह देव कुछ ऐसा था शायद। इसके अलावा एक हरिश्चंद्र नाम का भी राजा था। उसके बाद जो पहला शासक कौन था इसका आप मुझे बताइएगा, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहां आपका आंसर होगा 1 2 4, 1 2 4 ये स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश एवं शासक। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप जो है ना जो राजवंश शासक इसको अच्छे से याद करिएगा। तो राजर्षि तुल्यकुल्य वंश जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। इस वंश का जो शासक था वो था भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम। देखो, जो भीमसेन द्वितीय था उसके आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद नलवंश, नलवंश से था स्कंद वर्मा, स्कंद वर्मा को वर्मन भी लिखा जाता है, स्कंद वर्मन। सरभपुरीय जयराज, उस वक्त पांडु चंद्रगुप्त, पांडु वंश में एक शासक हुआ था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का ही बेटा था मेरे ख्याल से हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के बेटे हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो छत्तीसगढ़ के महानतम शासकों में से एक थे। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये जो है आपका उत्तर होगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 ब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, धमनी हाट किस कवि की रचना है। धमनी हाट, तो ये द्वारिका प्रसाद तिवारी, जिनको विप्र भी कहा जाता है, उनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है। तो जो लाला जगदलपुरी हैं इनका संबंध बस्तर से था, बस्तर की जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर, वहां से इनका संबंध रहा है, इसीलिए इनके नाम के बाद में जो है जगदलपुरी शब्द जुड़ा है। जैसे कि किसी के नाम के बाद रतनपुरी, बिलासपुरी इस टाइप से भी जुड़ता है ना, खास करके उत्तर भारत में। तो लाला जगदलपुरी बस्तर से संबंधित थे और इन्होंने बस्तर क्षेत्र की जो स्थानीय भाषा बोलियां हैं उस पर काफी काम किया है। हल्बी भत्री उस में जो है काफी इन्होंने लेख वगैरह भी लिखे हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनकी कौन सी रचना है, तो दहाड़ते परिवेश, ये जो है लाला जगदलपुरी जी की रचना है। ये जो सालवनों का द्वीप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है, सानी, गुलशेर अहमद खां सानी की रचना है सालवनों का द्वीप। लाल अंधेरा ये राजीव रंजन की रचना है।
राजीव रंजन। राजीव रंजन जी की ना एक और रचना है, उपन्यास है वो, आमचो बस्तर करके, आमचो बस्तर, ये एक उपन्यास है। और इसमें ये जो उपन्यास है ना, बिल्कुल दो तरीके से, मतलब इसमें दो कहानियां चलती, एक तो बस्तर का जो इतिहास है वो चलता है और साथ साथ में आधुनिक समय में जो स्टोरी है वो चलती है। आमचो बस्तर, राजीव रंजन, ध्यान रखेंगे उपन्यास, साथ ही साथ इसमें बस्तर का इतिहास भी बताया गया है। दहाड़ते परिवेश, ध्यान रखना, लाला जगदलपुरी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? तो कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है ये आपको बताना है। देखो, उगती, उगती जो है हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर को बोला जाता है, जो उत्तरी क्षेत्र है ना उसको उगती बोला जाता है, मतलब कि उत्तर दिशा उगती। उसके बाद बुड़ती, बुड़ती जो है ना ये बोला जाता है पश्चिम को, जो पश्चिमी क्षेत्र है वो बुड़ती कहलाता है। मतलब देखो, उगती से क्या तात्पर्य, उगती मतलब जिधर से सूरज उगता है वो क्या है, उगती। सॉरी, माफी चाहूंगा, यहां उत्तर नहीं होगा, यहां पूर्व होगा, माफी चाहूंगा, पूर्व। तो जो उगती है ना वो पूर्व को बोला जाता है, पूर्वी क्षेत्र जो है ना उसको उगती बोला जाता है। सूरज जिधर से निकलता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, उगती। और सूरज जिस क्षेत्र में डूबता है उसको कहा जाता है बुड़ती। मतलब पश्चिम को बुड़ती, पूर्व को उगती, और ये जो है ना भंडार, ये है उत्तर। मैंने ऊपर वाले को उत्तर बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ये उत्तर, भंडार जो है उत्तर, जो उत्तरी क्षेत्र है उसको कहा जाता है भंडार। जो सरगुजा वाला क्षेत्र है ना उसको भंडार कहते हैं। और वहीं जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो कहलाता है खसड़ू। खसड़ू, जो बस्तर वाला क्षेत्र है ना वो खसड़ू कहलाता है, दक्षिणी वाला भाग खसड़ू। दक्षिण क्या कहलाएगा, खसड़ू। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो कमारी है ये दिशा नहीं है, ये मेरे ख्याल से जो कमार लोग जो भाषा बोलते होंगे वो कमारी कहलाती होगी। तो ध्यान रखना, उगती मतलब पूर्वी क्षेत्र, बुड़ती मतलब पश्चिमी क्षेत्र, भंडार मतलब उत्तरी क्षेत्र, खसड़ू मतलब दक्षिणी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, दोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है? तो दोरली जो है ना ये बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन संपूर्ण बस्तर में नहीं, सुकमा क्षेत्र में, सुकमा क्षेत्र में दोरला जनजाति द्वारा दोरली बोली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया था? देखो, गीता रहस्य किसकी रचना है भाई? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बोला था ना कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनकी ये रचना है बाल गंगाधर तिलक जी की। ये जो है ना मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया था, ये जो गीता रहस्य है। तो इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति थे जो बाल गंगाधर तिलक जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, और बाल गंगाधर तिलक जी जो भी मराठी भाषा में लिखते थे, जो भी पत्रिका हो, किताबें हो, तो उसका वो हिंदी भाषा में अनुवाद करते थे। क्योंकि देखो, जो मराठी भाषा है ये तो भाई जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो समझ सकेंगे, लेकिन जो शेष भारत के लोग हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उन तक इसको कैसे पहुंचाया जाए? तो इन्हीं चीजों को, मतलब कि तिलक जी के साहित्य को, लेखों को, उनके विचारों को भारत के अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए, हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाने का दायित्व, जिम्मा उठाया था माधवराव सप्रे जी ने। ध्यान रखेंगे। तो गीता रहस्य मराठी में लिखा गया था, जिसको कि इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवादित किया। इसके अलावा जो अपने तिलक जी केसरी नामक एक पत्रिका निकालते थे मराठी भाषा में, उसका भी माधवराव सप्रे जी ने हिंदी में प्रकाशन आरंभ किया था, हिंद केसरी के नाम से। और माधवराव सप्रे जी ने हमारे छत्तीसगढ़ से पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, छत्तीसगढ़ मित्र जिसका नाम था। तो ये सारा कुछ आप ध्यान में रखेंगे। कोदूराम दलित, इनको कुछ तो कहा जाता है, मुझे इनसे कुछ याद आया, बताइए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? परिया, इसका मतलब मुझे मिला जिस पर खेती न की जा रही हो, मतलब कि जिस खेत को ऐसी छोड़ दिया गया हो, खेती न की जा रही हो, उसको क्या कहेंगे? परिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती है? अयस्क, तो अयस्क मतलब जो लौह अयस्क है उसको गला करके लोहा तैयार करती है, कौन है भाई? अगरिया। इनका ये पारंपरिक कार्य है। कमार का जो है ना बांस शिल्प कला,
हलबा इनका बताइए, आप लोग बैगा का भी बताइए। अच्छा, बैगा पुरोहित के रूप में काम करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो जो सैला नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर प्रमुखतः किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बियार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? बियार जनजाति, तो ये जो है सरगुजा, इसका आंसर लिया गया है, सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो हल्बी जो है बस्तर की संपर्क भाषा है और ये आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। और जो गोंडी है ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, पूछा गया ये चीज भी। उसके बाद जो भतरी है ये मेरे ख्याल से आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी, क्योंकि भतरी में हल्बी और जो उड़िया भाषा है उसका काफी देखने को मिलता है। परजी, आप लोग बताइए ये किस भाषा परिवार का अंग है? परजी भी मेरे ख्याल से आर्य या द्रविड़ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। मालिनी रीडिंग क्लब ये पूछा गया है, बुद्धिमान सभा ये भी पूछा गया है, कवि समाज जो राजिम में स्थापित हुआ था, ये तीनों जो है इस बीच में स्थापित हुआ था। मालिनी रीडिंग क्लब ये रायपुर में स्थापित हुआ था, बाकी बुद्धिमान सभा ये भी मेरे ख्याल से रायपुर में, कवि समाज ये राजिम में हुआ था। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा, 1 2 3 अ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया था। तो रायपुर में एक तो माधवराव सप्रे जी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। जो महंत लक्ष्मी नारायण दास ये भी रायपुर से थे, ND दानी ये भी थे। बाकी जो बलदेव प्रसाद मिश्र है ना, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी और दूसरे के साथ मिलकर के राजनांदगांव में सक्रिय थे और वहां पर ये जो है ना इस तरह के कार्य में लगे हुए थे। तो यहां बलदेव प्रसाद मिश्र नहीं आएंगे, 1 2 4 इसका आंसर होगा, 1 2 4 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो देखो, जो हनुमान सिंह थे उन्होंने विद्रोह किया और वो तो मतलब भागने में सफल हुए, वो कभी भी पकड़ में नहीं आए। सिडवेल की हत्या की थी। मैंने ना पीछे किसी वीडियो में शायद इलियट बोल दिया था कि अपने जो हनुमान सिंह हैं उन्होंने इलियट की हत्या की, ऐसा शायद मैंने बोल दिया था। सिडवेल की हत्या की थी, जो सैन्य अधिकारी था सिडवेल, इसकी हत्या की थी और ये जो है भागने में सफल हो गए थे। लेकिन इनके जो 17 साथी थे जिन्होंने इनका सहयोग किया वो पकड़ लिए जाते हैं और इन सभी 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को मृत्युदंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? तो भाई कौन से राजनेता थे जिनकी पत्नी भी जेल गई थी? तो वो थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो देखो, बस्तर अंचल में गोंडी बोली जाती है, दोरली बोली जाती है सुकमा क्षेत्र में, तो सुकमा भी बस्तर के अंतर ही आएगा ना, बस्तर अंचल के अंतर्गत ही। परजी भी बोली जाती है, लेकिन जो पारधी है ये नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करने को बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उसके नेता। तो देख लेते हैं भाई। तो पहला दिया है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह तो ये हुआ था, ये नथुजी जगताप इसके जो हैं। तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतनलाल महासमुंद में हुआ था। उसके बाद दिया है पकरिया अयोध्या प्रसाद जैन पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह रामाधर दुबे, पोड़ी जो बिलासपुर में है। एक मोहबना पूंडी करके है ना, ये बालोद में है शायद, जहां पर नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने नेतृत्व किया था, तो वो अलग है, ध्यान रखना। ये पोड़ी गांव है, रामाधर दुबे, बिलासपुर। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये जो है उत्तर होगा 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है? तो भाई घोटुल से संबंधित क्या है?
तो ये है हुल्की पाटा, घुटुल से संबंधित। फाग जो है ना होली में गाया जाता है। सैला बताया मैंने दीपावली के टाइम पर। ददरिया ये जो है ना श्रृंगार परक गीत है, कभी भी गाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बिल्मा नृत्य, तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है बिल्मा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? मृतक स्तंभ की परंपरा जो है ना दंडामी माड़िया जनजाति में देखने को मिलता है, बस्तर क्षेत्र में, विशेष करके दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो पंडो भाषा ना ये मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है, पंडो मुंडारी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं? प्रधान, तो इसका आंसर लिया गया है कबीरधाम। प्रधान जो किसी समय में गोंड राजाओं के यहां मंत्री के रूप में काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? तो देखो काछन गादी जो है ना ये संबंधित है दशहरा से, वो भी बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा से। बस्तर का दशहरा जो कि 75 दिनों तक चलता है, तो उसी का एक प्रमुख रस्म है काछिन गादी रस्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर ये महादेव मंदिर है, गंधेश्वर महादेव मंदिर, तो ये सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित है गंधेश्वर महादेव मंदिर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डीपाडीह किस नदी के तट पर स्थित है? डीपाडीह जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, ये जो है ना कन्हार नदी के तट पर स्थित है डीपाडीह। ये मेरे ख्याल से बलरामपुर जिले के अंतर्गत है ना डीपाडीह, पुरातात्विक स्थल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? क्या चित्रकूट अभ्यारण्य है? क्या यहाँ शैलोत्कीर्ण गुफा है, या फिर ये भूमिगत गुफा है, या जलप्रपात है? तो भाई ये एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जो कि बस्तर जिले में इंद्रावती नदी में स्थित है। और चित्रकूट को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है भाई? अमेरिका में है ना, जो कि दुनिया का बहुत मतलब फेमस एक वाटरफॉल है। तो चित्रकूट की तुलना जो है नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थान पर है? तो ये भी पूछा गया है कई बार। डिडनेश्वरी देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, पूजित मंदिर, ये मल्हार बिलासपुर में स्थित है डिडनेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? तो भाई भोरमदेव का संबंध किनसे है? फणी नागवंशी शासकों से है। फणी नागवंशी शासकों द्वारा इसको जो है 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? तो इनमें से उर्राव जनजाति में, अच्छा एक मिनट है, पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है। बिरहोर में भी तो है ना उर्राव जनजाति में, क्या नाम है उर्राव जनजाति के युवा गृह का, जिसके सदस्य धांगर कहलाते हैं, लड़कियां धांगरीन कहलाती हैं। उर्राव जनजाति का जो युवा गृह है उसका नाम बताइए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बिरहोर में भी होता है, बिरहोर का मेरे ख्याल से गीतू ओना होता है, गीतू ओना, ये बिरहोर का ना गीतू ओना। और उर्राव जनजाति में जो युवा गृह होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ो लेकिन आपको जो है उसका आंसर तुरंत न मिले, आपके वो दिमाग में रहता है लेकिन वो आता नहीं है। तो यही मेरे साथ हो रहा है। उर्राव जनजाति में जो युवा गृह है उसका जो सदस्य हैं वो धांगर धांगरीन कहलाते हैं, जो मुखिया होता है धांगर महतो कहलाता है। ये सारा चीज़ याद आ रहा है, लेकिन वो जो युवा गृह है वो किस नाम से जाना जाता है वही याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना विलोपित हो गया रहा होगा, क्योंकि उर्राव में भी है, बिरहोर में भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो वेरियर एल्विन ने ना गौर नृत्य को दुनिया का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। इसमें जो है ना गौर नामक एक पशु के सींग को मुकुट बना करके जो नर्तक है वो धारण करता है। कक्षाड़ ये जो मुरिया बुजमाड़िया उनके द्वारा किया जाता है। परघैनी ये विवाह के समय बारात का स्वागत करने वाला नृत्य होता है, गीत। गेड़ी ये हरेली के टाइम पर किया जाता है, गेड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में है? तो ये ददरिया में है श्रृंगार रस की प्रधानता। अगला क्वेश्चन है सरहुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भाई सरहुल जो है ना ये उर्रांव जनजाति से संबंधित है। अब मुझे याद आ गया कि उर्रांव जनजाति में जो युवा गृह है उसको कहते हैं धूमकुरिया। धूमकुरिया, धूमकुरिया कहा जाता है उर्रांव जनजाति के युवा गृह को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास स्थान उड़ीसा राज्य है? तो बस्तर की कौन सी जनजाति मुख्यतः उड़ीसा से आई हुई है? तो गदबा, ये जो है मुख्यतः उड़ीसा की जनजाति है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है मिनी माता सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं कक्षाड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है कक्षाड़ नृत्य। देखिएगा जो कक्षाड़ नृत्य है ना ये कई बार जो है ना मुरिया जनजाति भी ले लिया है, मुरिया जनजाति भी ले लिया है, क्योंकि जो नारायणपुर क्षेत्र में जो मुरिया जनजाति के लोग हैं ना जो कि गोंड जनजाति के ही एक शाखा माना जाता है, उपजाति माना जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो मुरिया जनजाति के जो लोग हैं वही जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में जाकर के बसे और वो अबुझमाड़िया कहलाए। तो कुछ इस तरह का है। तो कई बार जो है ना कक्षाड़ मुरिया ले लेता है, कई बार अबुझमाड़िया। तो दोनों को देख लेना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? तो गेड़ी नृत्य बस्तर संभाग में किया जाता है, हरेली अमावस्या से ये जो है होता है शुरू। भतरा नाट भाई बस्तर में काफी फेमस है। माओ पाटा ये एक शिकार नाटिका है, ये भी जो है बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। रहस्य जो है ये मध्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है, मतलब कि ये जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो द उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है तुपकी किस पर्व से संबंधित है? तो तुपकी का संबंध जो है ना ये रथ यात्रा से है। रथ यात्रा जिसको गोंचा के नाम से बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई गोंचा? तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है गोंचा पर्व, रथ यात्रा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैंने काफी समय से क्वेश्चन नहीं किया है, तो एक क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन या ऐसे टाइप का कहानी है ना वो किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन, तो आप बताइएगा। नवाखाई ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। दिवाली तो पता ही है सबको, दशहरा भी सबको पता है। आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो नारायणपुर का जो मढ़ई है ये काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो नारायणपुर क्षेत्र की जो कला संस्कृति है वो यहाँ देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के तिलहन फसलों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो जो तिलहन फसल है ना, तिलहन मतलब जिससे तेल निकाला जाता हो, तो उनका जो है ना क्रम से व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है क्या होगा ये, इसमें मूंगफली सबसे तिल सबसे फर्स्ट में होगा, तिल सबसे फर्स्ट में होगा, फिर मूंगफली, फिर सरसों, फिर अलसी, मतलब द जो है आपका उत्तर होगा। यही है क्या? हाँ ठीक है, द जो है इसका उत्तर होगा, तिल सबसे आगे। अगला क्वेश्चन है अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? अवर्गीकृत वन, तो ये जो है ना दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में किस प्रकार के ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है? पहुंच विहीन क्षेत्र मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्र हो, जहां सड़कें नहीं है, मतलब वहां सड़क वगैरह की व्यवस्था नहीं है किसी भी कारण से, तो वैसे क्षेत्रों में बिजली वगैरह पहुंचा पाना बड़ा मुश्किल है। तो वहां पर जो है ना सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। काफी सारे क्षेत्रों में पहाड़ी जो पर्वत पहाड़ी क्षेत्र है उस तरफ जो है सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, ये सभी द जो है इसका उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नांद घाट किस नदी के तट पर स्थित है? नांद घाट, तो ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है नांद घाट। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं? तो भाई कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखाने? 4। कवर्धा में 2 हैं, एक भोरमदेव शक्कर कारखाना सबसे पुराना, उसके बाद अभी वही नया बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ये चौथा है सबसे नया। इसके अलावा सूरजपुर में है माँ महामाया शक्कर कारखाना, बालोद में है माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। तो टोटल 4 शक्कर कारखाने हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है। गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ स्थित है भाई? दंडकारण्य क्षेत्र में। गोदावरी सबरी का मैदान सुकमा क्षेत्र में, दंडकारण्य के सुकमा क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसको मटासी कहते हैं ना, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? मटासी। मिट्टियों के स्थानीय नाम अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? कत्था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक जनजाति है जिसका नाम है खैरवार। खैरवार ये जो है खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है, ये सरगुजा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर क्या है? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीएमओ 2019 में पूछा गया है, मतलब कि 2019 में भी जनगणना 2011 से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो है जनगणना वाला जो टॉपिक है उसको मत छोड़िएगा, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन ही रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 8.74% एवं 4.7%। जो पुरुष साक्षरता दर है वो 8.74% और 1 मिनट, अच्छा स्त्री का इस तरफ दिया है, पुरुष इस तरफ दिया है, ये तो स्त्री का नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो मान लेते हैं ये स्त्री का है, ये पुरुष का है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे जनगणना 2011। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या के जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो दुर्ग में है, सबसे ज्यादा दुर्ग में है, दूसरे नंबर में कोरबा आएगा, तीसरे में बिलासपुर, जसपुर में सबसे कम। जसपुर जो है ना चौथे नंबर में नहीं है, ध्यान रखना, वो सबसे नीचे है। जसपुर में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो सबसे कम है, और सबसे ज्यादा दुर्ग में। दुर्ग में देखो भिलाई है, दुर्ग है, और भी छोटे छोटे नगर है, तो वहां पर जो है ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन इतना ही था, तो ये था भाई सीएमओ चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा 2019। तो यहां से जितने भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, अच्छे से देखा। और ये क्वेश्चन जो है आपके अभी जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होगा या फिर आप कोई भी दूसरा एग्जाम देंगे तो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। सीएमओ के एग्जाम में ना पंचायती राज और नगरीय निकाय से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मैं ना अलग से दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। यदि आपको लगता है कि मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक किया है तो ये भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।